मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 20 के अंतर्गत हम देख रहे हैं सन 1991 से आर्थिक सुधार। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम उदारीकरण को देख रहे थे। उदारीकरण का मैंने आपको अर्थ भी बताया, आवश्यकता भी बताई, है ना, और इनके अंतर्गत किन किन बातों को लाइसेंस मुक्त किया गया, स्वतंत्र किया गया। अब देखते हैं पेज नंबर 342, उदारीकरण का अर्थ, विकास में योगदान, उपलब्धियाँ। उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार सबसे पहले आता है। उदारीकरण का आर्थिक विकास में योगदान में तो उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। तो किस तरीके से सुधार हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता को समाप्त कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आया और कुप्रबंध जैसे दोषों में कमी आई। ठीक है, और दूसरा है भारतीय संसाधनों का कुशल विदोहन, यानी नई आर्थिक नीति के कारण देश के सीमित एवं बहुमूल्य आर्थिक संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक, है ना, विदोहन संभव हो सका, जिसका देश की उत्पादकता एवं आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला, यानी आर्थिक उदारीकरण की नीति से निजी क्षेत्र के विनिमय एवं नियंत्रण में ढील दी गई, ताकि विनियोग, उत्पादन, निर्यात आदि क्षेत्र के संबंध में निजी क्षेत्र अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके, जिसके अनुकूल परिणाम सामने आए। देखिएगा, विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि हुई। आर्थिक उदारवाद एवं निजीकरण के बाद भारत में विदेशी पूंजी निवेश तीव्र गति से बढ़ा और विदेशी निवेश में अमेरिका तथा ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, फ्रांस, हॉलैंड और सिंगापुर की भागीदारी भी बढ़ी। भारत को भारी मात्रा में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। भुगतान संतुलन में स्थिरता ही मतलब क्या है? भुगतान संतुलन की स्थिति जो लड़खड़ाने के स्तर पर पहुंच गई थी, वह अब धीरे धीरे क्या हो गई? स्थिर हो गई। यही राष्ट्र के लिए एक शुभ संकेत है। उसके बाद है घाटे के बजट पर नियंत्रण पाई गई, भ्रष्टाचार में कमी आई, है ना, और विदेशी मुद्रा कोष में भी वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उदारीकरण का आर्थिक विकास में योगदान, उपलब्धियां अनेकों ने। उसके बाद देखते हैं आर्थिक उदारीकरण नीति की हानियां। ये तो अभी हमने लाभ को देखा, उदारीकरण की क्या उपलब्धियां थी, लेकिन अब इसके बाद देखते हैं आर्थिक उदारीकरण की नीति से हानि भी आई। तो क्या हानि आई? तो देखते हैं निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं, यानी देखिएगा, निर्यात को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया, किंतु निर्यात में अपेक्षित वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम असफल रहे। निश्चित उद्देश्य था निर्यात करना, लेकिन यहाँ पर निर्यात को अवमूल्यन मिला मुद्रा का, जिससे निर्यात में अपेक्षित वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम असफल रहे। दूसरा है आर्थिक विषमता में वृद्धि, यानी आर्थिक उदारीकरण से आर्थिक विषमता में वृद्धि होने के आसार दिखाई देने लगे, जो कि एक आत्मघाती स्थिति है। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मुद्रा में हेराफेरी, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लेन देन विभिन्न देशों की मुद्रा में होता है ना। वह एक ऐसा व्यापार मंच होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसमें सभी देश भाग लेते हैं, क्योंकि इनका कारोबार विभिन्न देशों में फैला रहता है और इनके द्वारा दुर्लभ मुद्रा को लाभप्रद स्थान पर एकत्रित कर मुद्रा में हेराफेरी की जाती है। समस्याओं का समाधान नहीं, यानी यद्यपि निजीकरण एक एवं उदारीकृत आर्थिक नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल स्थापित हुआ है, किंतु देश में व्याप्त बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक विषमता से मूलभूत समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो सका। निजीकरण के दुष्परिणाम भी आए। आर्थिक मंदी के भीषण दौर में निजीकरण को बढ़ावा देने के कारण विकासशील देशों में गरीबी बढ़ी है और विकसित देशों में बेरोजगारी व्यापक हुई है। क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा मिला, है ना। और उसके बाद देखिएगा आयात निर्यात, औद्योगिक विकास की धीमी प्रगति, बड़े उद्योगों को ही लाभ हुआ, विदेशी कंपनियों से खतरा महसूस होने लगा, पूंजीवाद की घातक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई, विदेशी बीजों पर निर्भर होना पड़ा। ये सब क्या है? आर्थिक उदारीकरण नीति के हानियां हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से जैसे कि उदारीकरण से बहुत से लाभ भी हुए, तो ऐसे उदारीकरण आर्थिक नीति से बहुत हानियां भी पहुंची है। ठीक है। और उसके बाद उदारीकरण के बाद 3 चीज़ बताया गया है ना, 3 चीज़, उदारीकरण, निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। अभी उदारीकरण के संबंध में चर्चा कर रहे थे, अब देखते हैं निजीकरण क्या होती है। देखिएगा, नई आर्थिक नीति की एक विशेषता यह है कि इसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ और भारत में आर्थिक विकास के प्रारंभ से ही सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक महत्व दिया गया। परंतु नए आर्थिक सुधार में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास न करने तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति स्वीकार की गई। निजी क्षेत्र के विस्तार की प्रकृति निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निवेश के लिए सुरक्षित क्षेत्रों को 17 से कम करके अब केवल 6 कर दिया गया है। इस प्रकार अब लोहा, इस्पात, ऊर्जा, हवाई यातायात आदि कई उद्योगों में भी निजी क्षेत्र अपनी इकाइयाँ स्थापित कर सकता है। छठी योजना के अंत तक देश में किए जाने वाले कुल निवेश में सार्वजनिक व्यय का भाग निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक था और 8वां योजना में इसे कम करके 45% कर दिया गया। इस प्रकार 8वीं योजना में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाकर 55% किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान इकाइयों के शेयर निजी क्षेत्र को बेचे जाएंगे। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भी निजी क्षेत्र की साझेदारी में वृद्धि होगी। भारत में निजी क्षेत्र के औद्योगिक निवेश का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में आता है। अब तक ये संस्थाएं निजी योजनाओं के लिए ऋण देते समय अनिवार्य रूप से परिवर्तनीयता संबंधी धारा को शामिल करती है। इससे उन्हें यह विकल्प मिलता रहा है कि वे ऋण को शेयर पूंजी में बदल सकते हैं और इस प्रकार निजी फर्मों को हमेशा इनका अनावश्यक डर बना रहता है। एक नई औद्योगिक नीति के अनुसार अब ये वित्तीय संस्थाएं परिवर्तनीय संबंधी धारा पर जोर नहीं देंगे। निजीकरण के विस्तार के फलस्वरूप उत्पादकता तथा कुशलता में भी वृद्धि होने की संभावना है। तो मैंने आपको उदारीकरण की पूरी बात बताई और निजीकरण को भी बताया। कल आने वाले कालखंड में हम वैश्वीकरण को पढ़ेंगे और आर्थिक नीति के लाभ और आर्थिक नीति के दोष को भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।